हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल चैप्टर क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको ये जो वीडियोस देखने को मिल रही है हमारे कॉन्सेप्ट स्टार कोटा में देखने को मिल रही है। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे सारा एनसीईआरटी पैटर्न बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। आपको इसको नोट डाउन करना है और अंडरस्टैंड करते हुए चलें एक एक पॉइंट को। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। एक तो क्या है, हम लोग थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ऑल ओवर अर्थ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बहुत डिफरेंट है। इनफैक्ट अगर हम डॉग की ही बात करें तो डॉग में भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, अलग अलग ब्रीड्स होती हैं। ऐसा कैसे हो पाता है, क्या डिफरेंस क्या रहता है? तो उस सबको जानने के लिए हमें सेल चैप्टर का बेसिक आइडिया होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में बात है क्या। नाउ देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। माइक्रोस्कोपिक समझते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है छोटे छोटे से यूनिट्स हैं जो मिलके सेल बनाते हैं। इसका मतलब जैसे अपन ने एक हनी बी का हनीकॉम्ब देखा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है। मैं कह सकती हूँ कि उसका एक पार्ट है। ठीक है, अब इसको मैं देखूंगी तो ये इसका जो एक हनीकॉम्ब बी का ये एक छोटा सा जो यूनिट है, ये यूनिट एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, इसको मैंने सेल बोला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इसी पार्ट से, सिर्फ ये इतना सा जो पार्ट है उसके थ्रू क्या है, सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। देखिए अब इसमें इसको यूनिसेलुलर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। यूनी मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल। तो मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल पे सर्वाइव कर पा रहा है वो यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आएगा। अपन देखे होंगे कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म, सिंपल जैसे अमीबा की बात कर लेते हैं। एक ही सेल है, न्यूक्लियस है और उसी पे वो सर्वाइव कर रहा है, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। तो इसका मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो थोड़े कम एक्टिव रहते हैं। अब आगे चलते हैं कि मोर सेल्स आर नीडेड एज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज। अमीबा को देखें, अमीबा का काम क्या है, खाना ढूंढना, उसको इनगल्फ करना, रेस्पायर करना और एक्सक्रीशन करना, बस इतना सा उसका वर्क है। तो इसका मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, ज़्यादा वर्क नहीं है। वेरियस हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। हमारे पास कितने सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस आ जाते हैं, डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, थिंकिंग प्रोसेस है, ब्रेन के अलग रिक्वायरमेंट है, एक्सक्रीशन चाहिए, रिप्रोडक्शन। इनके तो कुछ नहीं है, सिंपल से न्यूक्लियस पार्ट से डिवाइड हो जाते हैं और वहीं पे ये सिंपल फिजन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन शो करते हैं और बहुत कम टाइम लगता है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं है और इतने एडवांस भी ये नहीं है, कुछ नहीं है इनमें खास। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। टर्न्स आउट टू हैव मेनी सेल्स। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है तो उसमें सेल्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं। हम मल्टी यूज में लेते हैं वर्ड। मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मैनी, इसका मतलब सेल्स बढ़ रहे हैं। अगेन सेलुलर का मीनिंग क्या है, सेलुलर का मतलब सेल है, इसका मतलब मेनी सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे। अब अपन ने इतना देख लिया है, कैसे याद रखेंगे, यूनी मीन्स वन, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक ही सेल मिलेगा। मल्टी सेलुलर मैनी, मल्टी मीन्स मैनी, बहुत सारे सेल्स हैं। अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, आपको याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास। बाकी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं दैट आर ओके। फिर आगे चलते हैं मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल्स क्या हैं, कुछ फंजाई, मैंने यहाँ पे सम फंजाई लिखा है, इसके पीछे रीजन है। कुछ फंजाई आते हैं, हम जब डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे तो एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने इधर सम फंजाई लिखा है। फिर प्लांट्स और एनिमल्स, ये तो हमें पता है ये सारे मल्टी सेलुलर में आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, बहुत सारे वर्क है इनके पास करने के लिए। आगे देखते हैं। द आंसर इज दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। नेचुरल सी बात है, इसमें ज़्यादा वर्क हो ही नहीं रहा है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी समझते हैं, जैसे कि ये स्टार्च है, प्लांट के अंदर स्टार्च होता है। इस स्टार्च को जब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो ये ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट होकर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी चीज़ बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे कन्वर्ट हो रही है, या फिर छोटे छोटे से यूनिट से अपन ने जैसे ग्लूकोज लिया, ठीक है, वो ग्लूकोज का जितना रिक्वायरमेंट है बाकी वो जाके एक बड़े यूनिट में जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है,
तो ये दो प्रोसेस जो हमारी बॉडी में चलती हैं ये होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हम आगे की वीडियोज़ में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमें पता चल गया कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ब्रेकिंग और फॉर्मिंग वाले, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। द आंसर इज दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जैसे जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही है, किस वे में, एक डेलिकेट बैलेंस्ड मैनर में। मतलब यूँ है कि ऐसा नहीं होता है मैंने अभी जैसे 2 लीटर पानी पी लिया और मैंने 1 लीटर पानी पी लिया, दोनों में मेरी बॉडी एफिशिएंटली वर्क कर पा रही है, इतना फर्क नहीं आ रहा है। उसके पीछे रीज़न यही है कि बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बैलेंस करना जानती है। तो एक बैलेंस्ड वे में वर्क चल रहा है, एक एनवायरनमेंट हमें उस टाइप का मिल रहा है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अडेप्टेबिलिटी शो करते हैं अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए। इसीलिए सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। अब इसको थोड़ा एडवांस वे में समझते हैं। स्ट्रक्चरल कैसे है, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक हनीकॉम्ब वाला स्ट्रक्चर बताया है। इसके अलावा जैसे एक बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स का हर साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। या मैं बोलूँ कि इस बॉक्स के अंदर मैं पार्ट्स कर देती हूँ, डिविजन्स कर देती हूँ, उसका एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एक चेयर होती है उसके चारों पैर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है। और एक एक स्ट्रक्चरल पार्ट अगर इंपॉर्टेंट है तो वो एक एक फंक्शन शो करेगा। एक सेल को हम देख लेते हैं। सेल के अंदर कुछ मेजर चीज़ें होती हैं, 3 मेन फॉर्म्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें हर सेल में मिलेगी। अब एक बात बताइए, अगर इसमें से न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या ये एफिशिएंटली वर्क कर सकता है? नहीं कर सकता। साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो क्या ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके अंदर एक लिक्विड वाला नेचर प्रोवाइड ही तो साइटोप्लाज्म कर रहा है। लिक्विड होना इंपॉर्टेंट है, बिना लिक्विड के इट्स नॉट पॉसिबल। अपने बॉडी में भी इनफैक्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है। पानी नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ब्लड कैसे वर्क करेगा प्रॉपरली। अब उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की बात आई। सारे जो ऑर्गेनल्स हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी जो अपन को मिलेंगे पार्ट्स और साइटोप्लाज्म के अंदर जो मिलेंगे, उन सबको इकट्ठा करके रखने के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए, तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन वर्क करेगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स सेल से मिलके बने हुए हैं। यूनिसेलुलर क्या है, मल्टी सेलुलर क्या है, एग्जाम्पल्स देख लिया अपन ने। उसके अलावा सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों है लाइफ का, वो भी देख लिया। अब देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में ओवरव्यू ले लेते हैं, कंटेंट्स क्या क्या आने वाले हैं इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले देखो इधर लिखा हुआ है डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल। अब हिस्ट्री सुनते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक बोरियत वाली फील आने वाली है। हिस्ट्री में अपन लोग सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और देखो इजी ऐसे हो जाता है और इंटरेस्टिंग ऐसे हो जाता है कि मैं करती क्या हूँ, मैंने से एक मेरा फेवरेट जो है रॉबर्ट हुक ले लिया। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट हुक ले लिया, नाम से उसकी पूरी स्टोरी जान ली। जैसे हम लोगों का ऐसे सीन रहते हैं, हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो हमें पता है हाँ शाहरुख खान, हाँ उसकी वो मूवी है, तो वैसे हम याद रखते हैं। मूवी को याद रखने के लिए हम लोग एक्टर्स याद रख रहे हैं। उसी तरीके से अगर हमें डिस्कवरी याद रखनी है कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर करा, तो हम साइंटिस्ट के नाम पे चलेंगे, फिर उससे पूरी हिस्ट्री याद आ जाएगी। ठीक है, तो 4-5 मेजर साइंटिस्ट हैं जो हम डील करने वाले हैं। डिस्कवरी देख लेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारा बेसिक यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बीच में आइडिया होना, और यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिज्म इवॉल्व क्यों हुआ, स्विच क्यों हुआ आगे जाके, ऐसा क्या है वो जानने के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आएगा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, मतलब हम इसको और डिटेल में और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। एक सेल के अंदर मैंने आपको बताया, सेल के अंदर न्यूक्लियस वाला पार्ट है। न्यूक्लियस क्या है उसका, न्यूक्लियस उसका ब्रेन है। तो ये जो ब्रेन वाला पार्ट है ये जितना एडवांस होगा, ऐसा होता है ना, 2 बच्चे हैं क्लास में, एक का ब्रेन जो ए बच्चा है और एक बी है, ए का ब्रेन अच्छा है बी का अलग है, तो दोनों अलग अलग वे में अडेप्टेशन शो करेंगे, अलग अलग वे में इवॉल्व होंगे। वो वाली चीज़ हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के डिफरेंस की वजह से, एक का न्यूक्लियस पुराना है प्रो, एक का न्यूक्लियस एडवांस है यू, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस हमें यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद होता ये है कि प्रोकैरियोट में ज़्यादा कुछ खास एडवांस नहीं है, ज़्यादा एडवांसमेंट शो नहीं करा है, तो प्रोकैरियोटिक में हम ओनली बैक्टीरियल सेल देख लेते हैं। मतलब कोई भी एक सेल जो उसका सबसे ज़्यादा एडवांस है, उसके अंदर जो बेसिक फीचर्स है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में शो हो रहे हैं, वो हम देख लेंगे। तो इसीलिए हम उस टॉपिक को स्किप करते हुए ओनली मेजर देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल में क्या चेंजेस हैं और वो प्रोकैरियोटिक से डिफरेंस क्यों है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक
के बीच में हम लोग डिफरेंसेस भी देखते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, बैक्टीरियल सेल को स्टडी करते हैं और एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल को स्टडी करेंगे। तो बाकी जितने भी नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं ना वो सारे इसके अंदर ही आएंगे यूकेरियोटिक सेल में, ठीक है। अब देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक्चुअली में हम उसका पूरा स्ट्रक्चर शो करते हैं, 2-3 साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरी करी थी। स्ट्रक्चर पहले से अब में क्या एडवांसमेंट है, गलत तो किसी ने नहीं बताया था, लगभग सब हैं, जो हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो लेते हुए चलेंगे। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव या बल्क ट्रांसपोर्ट। अभी तो सिर्फ नाम याद रखेंगे, आगे देखते जाएंगे क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि वो ट्रांसपोर्ट कैसे शो कर रहा है, तो हमें ये भी पता करना रहेगा कि उसका फंक्शन, काम क्या कर रहा है वो सेल के अंदर। एक तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे कि वो होल्ड करके रखने का काम कर रहा है। अब कुछ केस में ऐसा होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी पूरी नहीं है, तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बाद प्लाज्मा सेल वॉल की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो सेल वॉल की रिक्वायरमेंट क्या है और फिर उसके फंक्शंस क्या है वो। अब फिर लास्ट क्या आता है, ब्रेन वाला पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस वाला पार्ट। न्यूक्लियस देखेंगे, इसका काम क्या क्या है, क्या ये और ऑर्गेनल्स फॉर्म कर रहा है सेल के अंदर, वो हमें देखना है। फिर नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये पूरा इसका कंटेंट, ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, और यहाँ पे पूरा चैप्टर एक बार सम अप हो जाता है, हमें आइडिया लग जाता है क्या क्या आने वाला है। अब देख लीजिए, ऑर्गेनल्स फाउंड इन इट एंड देयर फंक्शंस इन सेल। एक एक ऑर्गेनल, चाहे वो राइबोसोम हुआ, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या क्लोरोप्लास्ट है, एक एक का अलग अलग फंक्शन है, तो ये सारी इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। अब हमें एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल चुका है कि एक्चुअली में हम देखने के वाले हैं। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द फॉलोइंग: डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल। डिस्कवरी में किसने क्या डिस्कवरी करी और हिस्ट्री में पहले और अब में क्या चेंजेस हैं। उसके बाद यूनिसेलर मल्टीसेलर की बात करेंगे, वो अपन ने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया है, डिफरेंसेस हम आगे लेंगे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक में हम बैक्टीरियल सेल को स्टडी करेंगे और हो सकता है तो एक और डायग्राम ड्रॉ करके इजी वे में ले लेंगे। देन हम एक यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे और एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल देखेंगे। हो सकता है प्लांट का अलग देखें, एनिमल का अलग देखें। प्लांट और एनिमल में डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज होता क्या है कि प्लांट में सेल वॉल भी आ जाती है बाहर। हमने अभी तक सेल मेम्ब्रेन देखी ना, बेसिक स्ट्रक्चर, सेल वॉल वाला स्ट्रक्चर भी आ जाता है, वो हमें अलग से देखना है। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर, वो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट को शो कर रहा है, एक्टिव, पैसिव एंड बल्क। ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट हम स्टिल इसके बारे में बात करेंगे। इसके फंक्शंस, सेल वॉल और उसके फंक्शंस, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे जो उसका ब्रेन है, और फिर साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का क्या इंपॉर्टेंस है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतने, बाकी नोट कीजिए। चलो अब आगे देखते हैं, टॉपिक 1 पे आ जाते हैं, डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल। मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग डिस्कवरी ऑफ हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब अपन एक एक साइंटिस्ट का नाम देख लेते हैं, फिर आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन, सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले हम रॉबर्ट हुक की बात करेंगे। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी ईयर 1665 में। ये पॉइंट्स एज इट इज़ ही आपको याद रखने हैं, MCQ के फॉर्म में या 1 वर्ड के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। पूरी स्टोरी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। एंटन वॉन ल्यूवेनह्यूक ने क्या करा था, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी 1674 में, ये अपन को याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन का न्यूक्लियस का करा था 1831 में। ब्राउन और हुक के बीच में डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए नाम से। पुरकेंजे ने करा था प्रोटोप्लाज्म की 1840 में। देन स्केल्डन एंड श्वान ने करा था, इनने क्या करा था, इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। और ये सेल थ्योरी की फिनिशिंग किसने दी थी, वो दी थी रुडोल्फ वर्क्यू ने, मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी थी। और उसके बाद यहाँ पे एक अलग साइंटिस्ट का मैंने इन्वॉल्व करा हुआ है, इन्हें हैकल ने। इनने क्या करा था, इनने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे की बात करेंगे, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे का समझते हैं। चलो सबसे पहले अपन ने देखा, रॉबर्ट हुक के बारे में बात करी।
रॉबर्ट हुक ने ईयर 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी करी है। ऐसा क्या हुआ कि उनको डेड सेल कहीं पे नज़र आ गया? देखिए, अब होता क्या है कि रॉबर्ट हुक घूमते घूमते जाते हैं, उन्हें एक ट्री नज़र आता है, ट्री का बार्क वाला पार्ट वो देखते हैं, उन्हें लगता है कि मैं इसको स्टडी करके देख लेता हूँ एक बार। फिर जब वो उसको ओपन करके देखते हैं तो वो यूज़ में क्या लेते हैं, एक खुद का बनाया हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब उस टाइम उनका भी ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, तो उन्हें यूँ लगता है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है एक्चुअली में सिंपल माइक्रोस्कोप है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो एक्चुअली में वो जिसको माइक्रोस्कोप समझ रहे थे, सिंपल माइक्रोस्कोप, वो एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो एक ट्री के बार्क वाले पार्ट को ओपन करके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा देता है बस। ये जब उन्होंने ऑब्जर्व करा तो उन्हें ये बात समझ में आई, जब मैंने उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, कुछ इस तरीके का दिखता है मैग्नीफाइंग ग्लास। इससे जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि यार ये स्ट्रक्चर जो शो कर रहा है ना, ये एक हनीकॉम्ब जैसा शो कर रहा है, एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सेम है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ऐसा शो कर रहा है और ये एक हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा है, लेकिन ये डेड है। अब डेड कैसे है? जब उन्होंने आगे उसको स्टडी करा, देखा है यहाँ पे कुछ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है जिसकी वजह से ना तो पानी अंदर बाहर जा रहा है, कुछ एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। वो किस वजह से हो रहा था? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन। देखिए तब नहीं, उन्हें थोड़ा बाद में पता चला था। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है हनीकॉम्ब की तरह, अब उन्होंने इसको नाम, इन्होंने ही डेड सेल की डिस्कवरी करी थी और उन्होंने ही नाम सेल दिया। अब डायरेक्ट सेल नहीं आया था, पहले नाम सेल दिया। जो सेल क्या है, एक वर्ड से आया है सेलुले। सेल कौन से वर्ड से आया है? सेलुले से। सेलुले का मतलब क्या होता है? सेलुले का मतलब होता है छोटे छोटे से रूम्स। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर को देखें तो देखा जाए तो ये एक रूम ही तो है, छोटे छोटे से रूम्स। तो हम बोल सकते हैं द मीनिंग ऑफ सेलुले इज स्मॉल रूम्स और स्मॉल कंपार्टमेंट्स। स्मॉल रूम्स और स्मॉल कंपार्टमेंट्स। उसके अलावा उन्होंने क्या करा, ये जितनी भी सारी चीज़ें उन्होंने बताई वो किस में बताई? उन्होंने खुद की बुक लिख के उसमें बताया। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो इस बुक में उन्होंने ये पूरी चीज़ बताई। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ और रह रही है कि भाई ये जो यूज़ में लिया था ट्री का बार्क, ये एक्चुअली में था क्या? ये था कॉर्क। ये एक जिस ट्री की बार्क से मिला था उसका नाम था स्पेनिश ओक। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्वेरकस। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है मैं एक बार सम अप करके दोबारा लिख देती हूँ, तब तक ये ऐसे कैसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसको इरेज करके आगे का अपन पूरा लिख लेते हैं। ये जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई है, हमारे पास पॉइंट्स में सारी चीज़ों का रेफरेंस होना चाहिए। देखिए अब क्या क्या बताया मैंने। डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। फर्स्ट पॉइंट आता है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल। पूरा एक बार लैंग्वेज में लिखेंगे। डेड सेल की डिस्कवरी करी थी कौन से प्लांट में? इन अ बार्क ऑफ ट्री। मैंने अभी उसका नाम बताया था, वो एक कॉर्क था क्वेरकस में, विच इज ऑल्सो नोन एज स्पेनिश ओक। इसके अलावा ये डेड क्यों था? कौन से पिगमेंट की वजह से? सुबेरिन की वजह से। was found dead because of a pigment present on the walls of cell। और उस पिगमेंट का नाम क्या था? सुबेरिन।
SUBERIN, सुबेरिन। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है, ये सब चीज़ें तो उन्होंने बता दी। ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर इस तरीके का दिख रहा था, इसका नाम क्या बताया था मैंने? इट वॉज लुकिंग लाइक अ honeycomb, honeycomb like structure। उसके अलावा अब एक पॉइंट और आता है, honeycomb like structure लिख रहा था, और ये ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर था वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो सेल वर्ड है उसके बारे में लिख लेते हैं। सेल वर्ड came from the term cellulae, ये भी मैं बता चुकी हूँ, जो सेल वर्ड है वो सेलुले से आया है। उसके बाद ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये उन्होंने किस में लिखी थी? इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। और ये जो सेलुले है इसका मीनिंग क्या है ये भी मैंने बताया है अभी जस्ट, स्मॉल रूम्स और स्मॉल कंपार्टमेंट्स। तो हमारी पूरी समरी मिल गई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। ईयर में भी अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले, प्लीज रिमेंबर, डिस्कवर्ड डेड सेल इन अ बार्क ऑफ ट्री कॉर्क क्वेरकस। दूसरा नेम क्या है? स्पैनिश ओक। इट वॉज फाउंड डेड बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट, ये आपको याद रखना है, पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द वॉल्स, सुबेरिन। ये स्ट्रक्चर किस तरीके का है रेफरेंस के लिए? डू मेक दिस, हनीकॉम लाइक दिखता है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है। और जो सेल वर्ड है वो आया कहाँ से है? फ्रॉम द टर्म सेलुले, जिसका मतलब क्या है? स्मॉल रूम्स या स्मॉल कंपार्टमेंट्स। ये भी सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद की बुक में लिखी है, बुक का नाम माइक्रोग्राफिया है। अब इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट पे चलते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम मैंने क्या बताया था? एंटन वन ल्यूवेनह्यूक। उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी? उन्होंने बताया फर्स्ट लिविंग सेल। तो सेकंड साइंटिस्ट है एंटन वॉन। उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी? उन्होंने डिस्कवरी करी थी लिविंग सेल की। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में करी थी वो देखना है। सिंपल सी चीज़ है, एंटन वॉन ल्यूवेनह्यूक वॉक करते हुए गए, जब वॉक करते हुए गए उन्होंने एक देखा पॉन्ड, और पॉन्ड के अंदर उन्होंने देखा वाटर। उस वाटर के अंदर उन्होंने देखा सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स। सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स जो लिविंग है उनको ऑब्जर्व करा, उनकी स्टडी करी। वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स क्या थे? वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स थे स्पर्म्स। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में इसकी डिस्कवरी करी गई है? फ्रॉग, ह्यूमन, फिश, और भी बहुत सारे हैं, ये मेजर हैं। तो मतलब एंटन वॉन ल्यूवेनह्यूक ने क्या काम करा था? पॉन्ड वाटर के अंदर या वाटर के अंदर स्पर्म्स की डिस्कवरी करी थी, विच वर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट लिविंग सेल्स। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट पे आ जाते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड प्लांट्स देखे। ऑर्किड समझते हैं जिसके फ्लावर्स होते हैं। उन ऑर्किड्स में उन्होंने ऑब्जर्व करा कि हर सेल के अंदर, मतलब फर्स्ट तो ऑर्किड में ही करा, हर सेल के अंदर सेंटर में एक पार्ट है। जब मैं उसको माइक्रोस्कोप, मेरा थोड़ा सा एडवांस हो गया, सिंपल से थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में चला गया, तो मैंने देखा कि जब मैं उसको स्कैन करके देख रहा हूँ तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है एक डार्क स्ट्रक्चर सेल के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, सेल के सेंटर में, या फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा आ ही रहा है तो ये तो बहुत डार्क स्ट्रक्चर आ रहा है। उस स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस तो नाम खैर बाद में दिया था, बट न्यूक्लियस की डिस्कवरी फिर रॉबर्ट ब्राउन ने करी ऑर्किड्स में। ठीक है, अभी इतना नोट कर लीजिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पे, पुरकेंजे, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी प्रोटोप्लाज्म की। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है इसको जान लेंगे। हमने साइटोप्लाज्म सुना है, और एक और टर्म आएगी अब, न्यूक्लियोप्लाज्म। वो क्या है, उसके लिए मैंने अभी सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों का आइडिया दिया था। फोर्थ साइंटिस्ट, अब पुरकेंजे ने डिस्कवरी करी थी प्रोटोप्लाज्म की। ईयर मैंने लिखा हुआ है पहले ही, इट इज 1840। अब इन्होंने क्या क्या बताया था वो देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है उसको समझेंगे। सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से सेल का सारा जो मटेरियल है वो होल्ड करके रखा हुआ है। देन यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। और सारे ऑर्गेनल्स हैं वो अब हम नहीं बना रहे हैं। फिर है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होना चाहिए, वरना न्यूक्लियस के अंदर मूवमेंट कैसे होगा, वो कैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करेगा। यहाँ पे अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस बना देते हैं, और ये रहा इसका लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे दो लिक्विड मिल गए। ये प्लाज्म वर्ड से पता चल रहा है कुछ लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के जो बनता है वो है प्रोटोप्लाज्म। इसकी डिस्कवरी करी थी पुरकेंजे ने। यहाँ तक भी ठीक है। इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगी, अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है तो मैं कैसे बताऊँगी। मैं बोलूँगी कि जो सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, वॉल तो खैर बाहर की है, मेम्ब्रेन उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म में आ रहा है, सारा लिक्विड। ठीक है, सिंपल चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पे, सेल थ्योरी वाले। ये दो साइंटिस्ट हैं, दोनों ने मिलके काम करा था, अलग अलग जगह से थे और फिर मिलके थ्योरी बना दी। पता चला जैसे, अब इनको कैसे पता चलता है, जैसे एक क्लास होती है, उस क्लास के दो सेक्शंस होते हैं, तो उस तरीके से इनके साथ हुआ था। नेक्स्ट है एम स्केल्डन एंड टी श्वान। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दी सेल थ्योरी। अब होता क्या है, एक डिस्कवरी करते हैं ईयर 1838 में और एक डिस्कवरी करते हैं 1839 में, फिर दोनों मिल जाते हैं और मिलके पता चलता है कि एक ही चीज़ के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे। बस फ़र्क ऐसे आ जाता है, जो स्केल्डन थे वो एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते हैं, प्लांट के ऊपर स्टडी करने वाले बॉटनिस्ट। और श्वान कौन थे, ये एक जूलॉजिस्ट थे, इन्हीं को एनिमल्स ज़्यादा पसंद थे। तो ये दोनों डिस्कवरी कर लेते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग प्लेसेस पे, और उसके बाद वो मिलते हैं एंड उनकी थ्योरी कॉमन निकलती है, तो वो वैलिड हो जाती है प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं, एक्चुअली मैं दोनों का स्पेसिफिक पॉइंट बताती हूँ, पहले फिर बताती हूँ कॉमन क्या बोला। इन्होंने यूँ बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं ना वो सेल्स से मिलके बने हुए हैं। प्लांट्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, मैं बोलूँ टिश्यूज़ जितने भी हैं, वो सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। और इन्होंने क्या बताया, जूलॉजिस्ट थे, जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं, उसको अलग फॉर्म में बोल दिया। जितने भी सेल्स हैं ना एनिमल्स के अंदर, और वही ऑर्गेनिज्म मैंने दूसरे ऑर्गेनिज्म से जब कंपेयर करा तो मुझे पता चला सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। बेसिकली यही बता रहे थे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, दे वर्क और फंक्शन टुगेदर। बस इनका एक पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो पॉइंट ये था कि यार मैंने बता तो दिया कि यार ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये सेल से मिलके बना हुआ है, ये वाला ऑर्गेनिज्म भी सेल से मिलके बना हुआ है, लेकिन ये दोनों आए कहाँ से, इसका पहले का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं मुझे पता चल पा रहा है। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन इनका हो नहीं पाया, तो यहाँ से ये इसमें सेल थ्योरी में एक ड्रॉबैक आ गया था। अब इतना नोट कर लीजिए, मैं पॉइंट्स में लिख देती हूँ सारा, फिर आगे का देखते हैं।
डिस्कवर्ड या मैं बोलूँ गेव सेल थ्योरी, इन्होंने एक बेसिक आइडिया दिया था, इसकी वजह से आज भी सेल थ्योरी वैलिड है, ठीक है। वो बात अलग है कि एक साइंटिस्ट ने बाद में आकर उसको मॉडिफाई करा और मॉडर्न सेल थ्योरी बना दी, बट इनके पॉइंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलके बने हुए हैं। These cells work together, work or function together ये ले लेते हैं कि कैसे कैसे फंक्शंस कर रहे हैं। रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, मतलब बेसिक जितने भी डेली वर्क हैं वो, उसके अलावा अगर कोई डैमेज हो गया तो उसका रिपेयर का वर्क भी कर रहे हैं, और अगर कोई सेल वीक पड़ रहा है तो उसको रिमूव भी कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ सेल, पूरा काम ये सेल खुद कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे जो ड्रॉबैक आया था वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, तो वो भी लिख लेते हैं। वर अनेबल टू explain how cells, या मैं बोलूँ how these cells are coming from, भाई ये सेल्स आ कहाँ से रहे हैं, तो वो हमें पता चलता है नेक्स्ट साइंटिस्ट से, रुडोल्फ वर्को ने एक्सप्लेन करा था। इन्होंने दिया मॉडिफाइड सेल थ्योरी, या मैं बोलूँ मॉडर्न सेल थ्योरी, जो आज के टाइम पे भी वैलिड है। इन्हीं की वजह से हमें पता चला है ये वाले पॉइंट के बारे में, हाउ दीज सेल्स आर कमिंग फ्रॉम, आ कहाँ से रहे हैं भाई, ये चीज़ तो बताइए। आप तो बताए जा रहे हैं सेल है, सेल से सारे ऑर्गेनिज्म बने हुए, सारे फंक्शन कर रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं वो वाली बात क्लियर करिए। तो इन्होंने बताया कि ये जो नया सेल आ रहा है ना, वो आ रहा है, डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड कर करके आगे के सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये वाला कहाँ से आया है, ये वाला भी आया है डिवीजन से, ये भी डिवाइड करा था। तो इसका मतलब न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले के सेल्स से ही नए सेल्स आ रहे हैं। ये पॉइंट अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इसके लिए इन्होंने एक टर्म भी दी, ओमिनस सेलुला ए सेलुले, ए सेलुला, ये इन्हें टर्म दी। इसका मतलब यही है न्यू सेल्स आ रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यहाँ पे इनकी सेल थ्योरी एंड हो जाती है, ठीक है। अब हमें ये बात का पता होना चाहिए कि हम सीक्वेंस में क्यों चल रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा, रॉबर्ट हुक को देखा, रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। फिर हमने देखा एंटन वन लीeuwenhoek, लिविंग सेल्स की कहाँ कहाँ करा वो भी पता होना चाहिए। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने करा न्यूक्लियस की, पुरकिंजे का हमने देखा प्रोटोप्लाज्म स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पूरा पता चल गया। फिर उसके बाद हमने स्केल्टन और श्वान की सेल थ्योरी देखी, उसके पॉइंट्स लिख लिए जो मेजर हैं, ठीक है। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो जिन्होंने एक्सप्लेन करा कि नए सेल्स आ कहाँ से रहे। इसके बाद एक साइंटिस्ट और है जिनके बारे में बताना चाहूँगी, नाम सुना होगा हैकल। इन्होंने डिस्कवरी करी थी, मैंने इधर लिखा हुआ है जैसे, इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, इसी की वजह से हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हो रहा है। देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने बताया न्यूक्लियस stores and transmits hereditary information। क्या है वो इंफॉर्मेशन, उसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है। हल्का सा आइडिया लेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन न्यूक्लियस के टॉपिक में। ये सेल मेम्ब्रेन है,
ये इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस वाला पार्ट। मैंने बताया था न्यूक्लियस ब्रेन की तरह वर्क करता है, डेड ब्रेन क्या ही काम करेगा। इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको देखते हैं। इसको हम बोलते हैं ये डीएनए है। अब डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। इसके ऊपर ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं ऑल ओवर डीएनए में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीन्स। तो जीन्स नाम तो तब तक आया ही नहीं था, उनको हम पहले बोलते थे फैक्टर्स, ठीक है। तो वहीं से ये जो जीन्स हैं, यही जीन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, जिनको हैकल ने बस इतनी सी इंफॉर्मेशन देके छोड़ दिया कि वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहते हैं, वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं और वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे कैरी कर रहे हैं? हो सकता है ये वाला जीन हाइट कैरी कर रहा हो, ये हेयर कलर कैरी कर रहा हो, या आई कलर कैरी कर रहा हो। इस तरीके से पूरे डीएनए में सीक्वेंस रहेगा। अब यहाँ तक हमारा पूरा डिस्कवरी और इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।